जी, ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल का पेपर है। ये कोड नंबर 9709/53 है। पेपर नंबर 5 है, वेरिएंट 3 है। ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का पेपर 1 है, S1 है और अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है 30% ऑफ द रेजिडेंट ऑफ विमफील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक कार। 3 residents are chosen at random. Find the probability that either all of 3 on an electric cars or none of them on an electric car. मीन के ये कुछ 30% ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार ऑन करते हैं, और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें जो ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक कार, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 30% का मतलब यही है। और अगर आप इसकी क्यू निकालना चाहें 1 माइनस पी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्यू की निकल आएगी। तो वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑल ऑफ 3 ऑन इलेक्ट्रिक कार्स, तमाम के तमाम या तो इलेक्ट्रिक कार को ऑन करते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें, या कोई भी उसको ऑन नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, या तो सारे के सारे 3 के 3 उसको ऑन करते हैं और यहाँ फिर कोई भी ऑन नहीं करता, क्योंकि n हमारे पास यहाँ 3 है। और वी यूज़ बाइनोमियल n, क्योंकि n यहाँ फिक्स है तो हम यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता है क्या है, NCX P of x Q n माइनस x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। यहाँ n हमारे पास 3 है, x भी 3 है, p हमारे पास 0.3 है और q हमारे पास 0.7 है। तो यहाँ ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की है। x हमारे पास n 3 है, x भी 3 है, 3 माइनस 3 किया और इसी तरह से इसमें वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो 0.3 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आती है। इसका क्वेश्चन 1 का भी पार्ट है। A random sample of 125 of the residents of the Wimfield is selected. अब यहाँ n हमारा बहुत बड़ा हो गया, n is too large. Use a suitable approximation to find the probability that more than 45 of these residents own an electric car. अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 45 से ज़्यादा लोग उसको ऑन करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि आपने खुद ही सूटेबल इसकी आपने अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटली, अब सूटेबल अप्रोक्सीमेशन हमारी क्या हो सकती है कि जब हमारा n काफ़ी बड़ा हो जाए, टू लार्ज हो जाए, यानी देखें इसका क्राइटेरिया क्या है। वो कहता है कि यूज़ अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब सूटेबल अप्रोक्सीमेशन हमने क्या यूज़ करनी है कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कब होगा, व्हेन द सैंपल साइज हमारा n टू लार्ज हो जाए एंड अप्रोक्सीमेट जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस p जो है इज़ क्लोज टू 0.5 हो जाए, यानी p और q ये दोनों एक दूसरे के वेरी नियर अबाउट टू हों। और दूसरा ये है कि हमारा np जो है ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो हम, और एक n हमारा टू लार्ज ग्रेटर देन 30 हो जाए, यानी ये सारी कंडीशन होती है कि n हमारा ग्रेटर देन 30 हो जाए और p और q दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हों, और np या nq आप निकालें तो ग्रेटर देन 5 आए, तो फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इन कंडीशन के अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ मैंने लिखी हुई है। देखें कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये इसकी पैरामीटर्स होते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। ये मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, यहाँ वेरिएंस स्केल है और इसके पैरामीटर एनपी होते हैं। तो अब देखें कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 45 निकालनी, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी की बात है। अगर 45 है तो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन करना पड़ती है,
तो 45 इंक्लूड नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे जाकर इसको शुरू करेंगे। हम 45.5 इंक्लूड होगा, यहाँ से शुरू करेंगे आप। तो ये 45 से हम जो अब क्वान्टिटेटिव करेक्शन करेंगे तो x इज़ ग्रेटर दैन 45.5 करेंगे। तो अब हमारे पास x जो है, और z का फार्मूला था x माइनस मी ओवर सिग्मा। x की वैल्यू 45 है, माइनस मीन हमारा ये है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा ये है। तो x माइनस मी ओवर सिग्मा, इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, और इसको कैलकुलेट किया तो 1.56 आ गया। अब आप देखें ये ग्रेटर देन है, तो ये होता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन समथिंग एल्स हो, तो इसको हम 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a कर सकते हैं। और जब z लेस देन a हो तो इसको 5 ऑफ a लिख सकते हैं, और 5 ऑफ a की वैल्यू टेबल से देखकर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ ये देखें कि z ग्रेटर देन है, तो इसको 1 माइनस करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। तो लेस देन हो जाएगा तो फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, और इस 1.561 की वैल्यू, इसको बल्कि आप एक स्टेप और कर लेते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.561, और ये p ऑफ z लेस देन, अगर ये लेस देन हो जाए तो फिर इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस, इसकी टेबल वैल्यू आप टेबल से जब देखेंगे तो 94.9407 आ रही है। तो 1 में से लेस करेंगे 0. ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने लिख दिया, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको लिख दिया 0.0593। तो ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेड फेयर 6 साइडेड डाइस हैज़ फेसेस लेबल। एक डाइस है हमारे पास, उस पर जो लेबल हर फेस पर क्या लिखा हुआ है, एक पर यानी 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस पर 1, दूसरे पे भी 1, तीसरे पे 1, और बाकी 3 पे भी 2 है। अब ब्लू फेयर 6 डाइस, ये तो थी रेड डाई, एक ब्लू डाई भी है, और उसके भी 6 फेसेस हैं, और उसके ऊपर भी यहाँ ज़रा डिफरेंट है। उस पर एक फेस पे 1 है, एक पे 1 है, दूसरे पे भी 2 है, और तीसरे और फिफ्थ और सिक्स पे भी 3 है। बहुत डाइस आर थ्रोन, दोनों डाइस को हमने थ्रो किया। तो रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर ऑन द 2 डाइस, और जो भी 2 डाइस पर आता है उन दोनों के फेसिस के ऊपर जो भी है उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है। तो आप देखें इसका टेबुलर फॉर्म क्या बनती है। एक रेड डाइस पे हमारे पास ये है, ये लिखा हुआ, और ब्लू डाइस पे हमारे पास ये है, ये लिखा हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर एक डाइस पे 1 आता है, दूसरे भी 1 आता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। एक पे 2 आता है और दूसरे भी 2 आता है, तो दोनों का प्रोडक्ट 4 है। तो इन फेसिस पर जो भी आता है हमने, ये केसेस बनेंगे 36 केसेस बनेंगे, और इनके प्रोडक्ट्स को, इनके फेसिस के ऊपर जो नंबर्स आए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब वो ये कह रहा है कि ड्रा अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी है। उसका तरीका ये है कि आप एक्स जो यहाँ मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो सारी लिख लें। देखिए यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, और 5 नहीं है, यहाँ 6 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख ली है। 1 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, और 2 यहाँ आप देखेंगे 12 टाइम्स आया है, और 3 जो है यहाँ आप देखेंगे 6 टाइम्स आया, एंड सो ऑन 6 भी यहाँ 6 टाइम्स अकर हुआ है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, जो जितनी टाइम अकर हुआ है वो उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है। आप चेक करना चाहें तो इसे टोटल करें तो 36 आता है, और 36 ही यहाँ हमारा सैम्पल स्पेस के नंबर्स हैं। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो टोटल से डिवाइड कर दें। ये टोटल 36 हैं, सबको हमने हर फ्रीक्वेंसी को फेस के सामने उसके 36 से डिवाइड कर दिया। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सारे 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 6/36 1/6, 12/36 2/6, एंड सो ऑन। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब ये देखें कि नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में वो कहता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन निकालें।
तो इसकी एक्सपेक्टेशन निकालने का जो फार्मूला आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल होता है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो आप ये देखें, हम ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि एक्स और प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स से और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, इन दोनों को हम ऊपर आप देखें यहाँ से हमारे पास एक्स ये था और प्रोबेबिलिटी ये थी, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ रीराइट कर ली हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सम करना है। तो ये है इसका प्रोडक्ट निकल आएगा। आप देखें कि इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप 1/6 को मल्टीप्लाई करें 3 और 6 आ जाते हैं, सोन इसको प्लस करेंगे 18/6 आ जाता है हमारे पास। तो 18/6 यहाँ हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, इसको हम मीन भी बोलते हैं, ये मीन भी है, अरिथमेटिक मीन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हुए थे, ए और बी, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन मोलिम्बा द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ अडल्ट मेल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस। एक मोलिम्बा है, एक हमारा कोई इलाका है, सिटी है, जो भी है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर्स में जो हाइट्स अडल्ट्स की नोट की है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो खुद कह रहा है, यहाँ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, उसमें मीन जो है हमारे पास ये दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें ये दिया हुआ है 4.8, ठीक है। और x की वैल्यू आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल चूजन अडल्ट मेल इन मोलिम्बा हैज़ हाइट ग्रेटर देन दिस, यानी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, तो x जो है हमारा ग्रेटर देन 170 होना चाहिए। तो इस x को हम ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 170 हो, तो इसको z में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से मीन माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी वही काम करना पड़ेगा, मीन माइनस करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे, और ये चीज़ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हम z कहते हैं। x z की वैल्यू क्या आती है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जहाँ भी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखा हो तो वहाँ हम उसको z कह देंगे, यहाँ हम इसको z का नाम दे देते हैं, z हमारा ग्रेटर देन है 170 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास, मीन की वैल्यू उसने हमें ऊपर दी हुई है 170 और सिग्मा की वैल्यू क्या है 4.8, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने लिख दी है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1.25 आ जाता है। तो देखें ये ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन हो तो आपको यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन हो तो z ग्रेटर देन 1.25 है, तो आप इसको 1 माइनस करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। अगर इस तरह से कुछ लिखा हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a हो, तो इसको फाई ऑफ a लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो क्योंकि ये z लेस देन समथिंग एल्स है, पॉजिटिव वैल्यू के है, तो इसको फिर हम फाई ऑफ a लिख सकते हैं। तो आप इसको 1 माइनस 5 ऑफ 1.25 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जब फाई में कुछ लिखा हो तो उसको टेबल में देखना होता है, तो इसको टेबल में देखा और जो वैल्यू आई उसको 1 में से माइनस किया, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने लिख दिया, ये इसका आंसर है। इसका बी पार्ट है, 60% ऑफ द अडल्ट मेल इन मोलिम्बा हैव हाइट बिटवीन दिस 170 and k centimeter, 170 centimeter and k centimeter, where k is greater than 170। अब हमारे पास ये जो हाइट है, यानी वो किसके बिटवीन है, 170 और के, 170 सेंटीमीटर और के 70 सेंटीमीटर, एक्स हाइट इसके बिटवीन है, एक्स इसके रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसके बिटवीन हमारा ये हाइट जो है किस किस की वैल्यू के बिटवीन है, 170 और के सेंटीमीटर के बिटवीन, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, 60%, 60% मीन 0.6। और करना क्या हमने, करना ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और 1 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर देना। देखते हैं इसकी, ये हमारी स्टेटमेंट है जो ऊपर उसने जो भी इंग्लिश में बताया है हमें स्टेटमेंट में, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको जेड में कन्वर्ट करना होता है। थ्रू आउट जब मैं माइनस मीन करूँगा और सिग्मा से डिवाइड करूँगा थ्रू आउट सारे को, इसमें से भी माइनस मीन किया, इसमें से माइनस मीन किया और सिग्मा से डिवाइड किया। जब इसको भी माइनस मीन और सिग्मा से डिवाइड किया तो ये जेड बन गया। तो इसको कैलकुलेट किया, -1.25 आया और इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया। इस पूरी वैल्यू को मैंने ए एज्यूम कर लिया। और जब इस तरह से लिखा हो, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करना होता है। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको मैंने 1 में से माइनस कर दिया तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए, और क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस के अंदर ऑपरेट कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया। और जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन सम पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसको हम फाई ऑफ ए लिख सकते हैं। और इस फाई की वैल्यू को टेबल से देखना होता है। आप टेबल से देखिए तो हमारे पास ये वैल्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से देखिए तो ये वैल्यू है, और इसको हमने ए कहा हुआ है तो 1 में से लेस किया और हमारे पास ये आ गया। और ए की वैल्यू यहाँ ए लिखा हुआ है तो फाई को उस तरह ले जाते हैं, फाई इन्वर्स हो जाता है। तो फाइव इन्वर्स आप दोबारा टेबल से इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू टेबल से जब देखते हैं तो ये आती है। तो अगले पेज पर देखते हैं। जी, ए की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी। अब ये ए की वैल्यू, ए किसके को रखा था हमने, के -176/4.8 के। तो यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो 4.8 को उस तरह जाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास, और सिंपली सॉल्व करना है और ये नेगेटिव वैल्यू तो जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो के की वैल्यू हमारे पास सिंपली हमारे पास ये निकल आती है। क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस तक उसने कहा था निकालनी है तो ये हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं जाएंगे, हम 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी आंसर इसको देंगे। On a certain day, the height of 150 sunflowers plants grown by children at a local school are measured correct to nearest centimeter. These heights are summarized in the following table. देखें कि कुछ प्लांट्स हैं सनफ्लावर के जिनकी हाइट 10 और 19 के बिटवीन है, वो 10 है, और जिनकी हाइट 20 और 29 के बिटवीन है 18 है, एंड सो ऑन जिनकी 50 और 59 के बिटवीन है वो 6 है। आप देखें अब एवरेज वैल्यूज ये हैं तो एवरेज ऑलवेज ज़्यादा होती है, तो बहुत कम हाइट वाले और बहुत ज़्यादा हाइट वाले बहुत कम होते हैं और एवरेज हमेशा ज़्यादा होती है। जब भी किसी चीज़ को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा मिडल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी, फ्रीक्वेंसी दरमियान से इंक्रीज़ होगी और एजेस से डिक्रीज़ होगी। अब आगे चलते हैं। तो करना क्या है, ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रुप टू इलस्ट्रेट द डाटा। हमने इसकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। जी, इसका ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव सी एफ मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है, ये 10 है तो 10 ही लिख देना, 10 और 18 को प्लस करके 28 कर दें, 28 में 32 प्लस करें तो 60 एंड सो ऑन, 60 में ये ऐड करें तो ये, इसको एक्यूमुलेट करते चले जाएं। 102 में 28 ऐड करें 130 और एंड सो ऑन, तो इस तरह 150 तक हम जाते हैं। तो इसका भी अगर आप सम करेंगे तो 150 ही निकलेगा, तो इसका मतलब हम एक्यूमुलेशन से ही करें। तो क्लास बाउंड्री बनानी होती है जब भी वो कहे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्लास इंटरवल ये दिया होता है, तो क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना होता है। उसका तरीका ये है कि जितने भी लोअर क्लास है ये अपर क्लास लिमिट होती है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है। ये लोअर लिमिट में से अपर लिमिट, लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करेंगे,
तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास 9.5 और 19.5 और आगे 19.5 फिर कैरी हो रहा है, तो कंटिन्यूटी है 29.5, आगे 29.5 से ही कैरी हो रहा है। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। इसको ग्राफ के ऊपर कैसे करेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरफ लिखेंगे और क्लास बाउंड्री इस तरफ लिखेंगे। 9.5 है, 9.5 हमारे पास आप देखें कि इसको ज़ीरो रखेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है अपर लिमिट से शुरू होगी 19.5। 19.5 अपर लिमिट की वैल्यू ये है, इस अपर लिमिट की वैल्यू ये है और इस अपर लिमिट की वैल्यू ये है। 19.5 10 है, तो 19.5 इधर देखेंगे 10 की इक्वल है, यहाँ एक डॉट लगा दें। और 29.5 है, 29.5 के सामने 28 है, 28 हमारे पास यहाँ आता है, तो ये लिमिट लगाएंगे आप। तो इस तरह से पॉइंट्स आप लगाते चले जाएं। यहाँ से देखें कि 44.5102 है, 44.5 आपका कहाँ आता है, ये यहाँ करके आपका 49.5 ये आता है, और इसके सामने जो वैल्यू है वो 130 है, 130 ये। तो ये तमाम पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं और इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है हमेशा ऐसे करके ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक ए पार्ट था जो हमने किया है। तो आगे इसका बी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या है जी। सी पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि आप एस्टीमेट करें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट एस्टिमेट्स फॉर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द 150 सनफ्लावर प्लांट्स। इसकी ये जो डाटा दिया हुआ है हमारे पास, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल हो या क्लास बाउंड्री हो, वैल्यू एक ही निकलेगी। इसको प्लस करके आप 2 पे डिवाइड करें तो मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू होती है हमारे पास। ये मिड वैल्यू जो आप निकालेंगे तो इसको हम एक्स कहते हैं। इन दोनों को आपने करना क्या होता है, 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 29/2 इज इक्वल टू 14.5। ये इसी तरह से इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो इसके सामने लिखते चले जाएं, ये x की वैल्यू बन जाती है। और सिंपल आपने मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो फार्मूला बता रहा है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर क्या करें, सम करें। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया और सम कर दिया, सिंपली क्या आया हमारे पास 5840, 5840, 5840 हमारे पास जो भी आया। तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 150 है, 150 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये मीन वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर, यानी समेशन एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर का सम कर लें, एफ एक्स स्क्वायर का सम कर लिया तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें। और समेशन एफ वही है 150, और समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये तो मीन होता है, ये तो मीन होता है। मीन की वैल्यू 38.93 है, तो इसकी जगह हमने कैलकुलेटेड वैल्यू जो ऑलरेडी हमारे पास है 38.93 ये यहाँ पुट कर दी और उसका स्केल ले लिया और इसको कैलकुलेट किया, 10.6 निकला है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस चॉकलेट्स। एक फैक्ट्री है वो चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है, 30% ऑफ द चॉकलेट्स आर रैप्ड। वो 30% चॉकलेट जो है ना वो गोल्ड फॉइल में रैप कर देती है, और 25% जो है वो रैप कर देती है रेड फॉइल में, एंड द रिमेनिंग आर अनरैप्ड। और 30% प्लस 25% ये बन जाते हैं 65 एंड 55, और बाकी जो हैं वो बनते हैं 44। 44 जो है वो अनरैप्ड रहने देती है। तो ये 44% अनरैप्ड हैं,
ठीक है, ये फिर 44% होंगे अनरैप्ड। इंडिगो चूज 8 चॉकलेट्स, उसने 8 चॉकलेट चूज़ किए हैं एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। एक प्रोडक्शन लाइन है चलती आ रही है, मिक्स हैं उसमें, तो उसमें से उसने 8 चॉकलेट जो है ना चूज़ किए। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन नो मोर देन 2 चॉकलेट्स दैट आर रैप्ड इन रेड फॉइल। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसके हाथ में जो चॉकलेट आई हैं वो 2 से ज़्यादा रेड फॉइल में नहीं है, 2 तक हैं या लेस देन इसकी, यानी कि नॉट मोर देन 2 मीन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो देखें इसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसने टोटल उसने जो चूज़ किया वो 8 है। 8 में से वो कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2 ये एक्स है, और प्रोबेबिलिटी एक चीज़ की बता रहा है 25% है, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। तो ये हमारा बाइनोमी, ये अगर डाटा हो एन भी हो, एक्स भी हो, पी क्यू भी हो, तो ये बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दिस इज़ बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन, पी इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लिखेंगे और बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू आई टू एक्स तक हम जाएंगे इसकी वैल्यूज़ को लेकर। तो देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन 2 से क्या मुराद है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2 से मुराद है इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो यहाँ बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूज़ करें हम 8C0, तो बाइनोमी डिस्ट्रीब्यूशन एन सी एक्स है, एन हमारे पास 8 है और एक्स 0 है यहाँ, और पी हमारे पास 25% है और क्यू क्या है 75% है। और फिर एक्स की जगह आप 1 लगा दें, यहाँ वो 0 लगाया था, एक्स की जगह आप 1 लगा दें, उसके बाद एक्स की जगह 2 लगा दें, बाकी चीज़ें सेम हैं, इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि उसने अगर रैंडमली 8 चॉकलेट चूज़ की हैं तो उसमें से लेस देन इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 2 हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं वो ये है जी। जैक चूजेस चॉकलेट्स 1 एट अ टाइम at a random from the production line. Find the probability that the first time he obtained a chocolate that is wrapped in a red foil is before the 7th choice. देखें इस तरह की जो होती है कि जिसमें कोई n की लिमिट नहीं दी होती, उसने यानी कि 7th अटैम्प्ट से पहले पहले एक यानी प्रोबेबिलिटी उसने जैक ने चूज़ की है 7th अटैम्प्ट से पहले पहले, उसके पास एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसके पास रेड फॉइल में एक चॉकलेट आई है। तो इसका ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्स इज लेस देन एक्स हो तो इसको 1 माइनस क्यू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसमें एक्स एन नहीं अननोन होता है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती एन की, वो बार बार जितनी चाहे बार करता चले जाए। तो हमने ये देखना है कि इसमें चॉकलेट आने की जो रेड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी ऊपर हमारे पास 75% थी, तो क्यू की वैल्यू 75% मीन 0.75 है, और एक्स 7th अटैम्प्ट से पहले पहले एक दफ़ा उसके साथ ऐसा हैपन हुआ कि उसके हाथ में एक दफ़ा रेड फॉयल की चॉकलेट लगी है। तो इसमें एक्स हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेट करेंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। ये फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हमारे पास एक बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आती है। देखें इसको बी पार्ट को दोबारा फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैक चूजेस चॉकलेट्स 1 एट अ टाइम, वो एक ही दफ़ा जो फ्लो आ रहा है चॉकलेट का फैक्ट्री में से प्रोड्यूस होकर, उसमें से एक दफ़ा वो चॉकलेट चूज़ करता है और देखता है कि उसके हाथ में रेड फॉयल वाली तो नहीं है। फिर दोबारा चूज़ करता है, देखता है और उसके हाथ में रेड फॉयल वाली तो नहीं है, फिर दोबारा चूज़ करता है। और कितनी दफ़ा चूज़ करता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, एन फिक्स नहीं है। मगर हमने ये देखना है कि 7वीं बारी से पहले पहले इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके हाथ में रेड फॉयल वाली चॉकलेट उसके हाथ में आ गई है।
तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें n अननोन होता है और वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है और n की लिमिट नहीं होती, और ये अक्यूमुलेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है हमारे पास कि 7 से पहले पहले मीन्स सबको हमने अक्यूमुलेट करना है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से पहले पहले उसके हाथ में एक रेड फॉयल वाली चॉकलेट लगी है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि 7 से पहले, यानी कोई भी एक्स हो, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे पहले पहले तो उसके 1 माइनस क्यू एक्स रेज टू क्यू रेज टू पावर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। एक्स की वैल्यू 7 है तो आप 7 की वैल्यू सिंपल इसमें 7 लगा दें, और क्यू की वैल्यू रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, तो 0.75 हमने पुट कर दी, क्योंकि रेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और रेड ना आने की 0.75 है। तो सिंपली हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है। कैफा chooses chocolates one at a time at random from the production line। उसने रैंडमली चॉकलेट चूज़ की है प्रोडक्शन हाउस में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चॉकलेट चूज इज़ द फर्स्ट वन। अब कैफा चूज़ चॉकलेट्स वन एट अ टाइम एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन से वो एक एक करके चॉकलेट चूज़ कर रहा है, मगर इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड चॉकलेट चूजन इज़ द फर्स्ट वन रैप्ड इन गोल्ड फॉयल। यानी कि उसने जब दूसरी दफ़ा चॉकलेट चूज़ की है तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो गोल्ड फॉयल में थी, यानी पहले वाली गोल्ड फॉयल में नहीं थी। दूसरे टाइम जब उसने चॉकलेट चूज़ की है वो गोल्ड फॉयल में थी। और गिवन दैट द फिफ्थ चॉकलेट चूजन इज़ द फर्स्ट अनरैप्ड चॉकलेट, और गिवन दैट ये है कि फिफ्थ चॉकलेट जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो अनरैप्ड थी, यानी अनरैप्ड फिफ्थ टाइम पर थी, और गोल्ड फॉयल में जो थी वो सेकंड टाइम थी, यानी गोल्ड फॉयल वाली वो सेकंड टाइम लगी थी। सेकंड से पहले गोल्ड नहीं थी और फिफ्थ से पहले अनरैप्ड नहीं थी। अब ये कंडीशन है, द गिवन दैट मीन कि अगर सेकंड चॉकलेट इज़ द फर्स्ट गोल्ड, इसको मैं इस इवेंट को मैं ए कह दूं, और फिफ्थ चॉकलेट इज़ अनरैप्ड, इस स्टेटमेंट को अगर मैं बी कह दूं, यानी पहली स्टेटमेंट को मैंने ए कह दिया, दूसरी स्टेटमेंट को मैंने बी कह दिया, और प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो ये है कि फिफ्थ चॉकलेट चूजन इज़ द फर्स्ट अनरैप्ड, यानी कि हमारी जो पांचवी चॉकलेट है वो अनरैप्ड है। पांचवी से पहले क्या था, पांचवी से पहले हमारे पास या तो वो रेड थी या गोल्ड थी, या रेड थी या गोल्ड थी, और सेकंड नंबर पे तो गोल्ड ही थी, क्योंकि उसने ये बताया है कि सेकंड चॉकलेट जो थी हमारी वो गोल्ड फॉयल में थी। सेकंड चॉकलेट हमारी गोल्ड फॉयल में थी, मगर उससे पहले गोल्ड नहीं था, उससे पहले रेड था, क्योंकि सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो गोल्ड फॉयल में थी। उससे पहले गोल्ड नहीं हो सकता, और उससे पहले अनरैप्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनरैप्ड फिफ्थ टाइम हुआ है। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक अनरैप्ड फिफ्थ टाइम पर हुआ है और गोल्ड सेकंड टाइम पर फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उससे पहले रेड हो सकता है और अनरैप्ड भी नहीं हो सकता, और उसके बाद गोल्ड हो सकता है और रेड भी हो सकता है, मगर अनरैप्ड नहीं हो सकता। और उसकी फोर्थ टाइम पर भी रेड और गोल्ड हो सकता है, मगर अनरैप्ड नहीं हो सकता। और फिफ्थ टाइम पर अनरैप्ड है और सेकंड टाइम पर गोल्ड है, उससे पहले गोल्ड नहीं है और फिफ्थ से पहले अनरैप्ड नहीं है। इसके बिटवीन गोल्ड आने के बाद दोबारा गोल्ड हो सकता है, और रेड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो मगर इसके बिटवीन फिफ्थ से पहले अनरैप्ड नहीं हो सकता है
और सेकंड से पहले गोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट यही है। और इसकी प्रोबेबिलिटी हम अगर यहाँ लिखना चाहें कि सेकंड इज गोल्ड एंड फिफ्थ इज फर्स्ट अनरैप्ड, इस स्टेटमेंट को हमने प्रोबेबिलिटी में इस तरह से लिखा है। और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और गोल्ड आने की 0.3 है, और रेड या गोल्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को प्लस कर दें तो 0.55 बनती है। रेड और गोल्ड दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें तो 0.55 बनती है। अनरैप्ड की प्रोबेबिलिटी 0.45 है। ये पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। इनको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकलती है। ये वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड इज गोल्ड एंड फिफ्थ इज फर्स्ट अनरैप्ड, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो अनरैप्ड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें। अनरैप्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ चॉकलेट इज फर्स्ट अनरैप्ड, फिफ्थ चॉकलेट जो है हमारी अनरैप्ड है। तो इसकी ये क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें एन नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस 1p, ये फार्मूला होता है। और इसमें q की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.55 है और p की 0.45 है, और x हमारे पास फिफ्थ है तो -1 किया तो इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो 120, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। 0.55 नहीं जी, ये आता है 0.0417। और यहाँ आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज हम ये निकाल चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये सारा यहाँ हमने लिख दिया है, और इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट किया 30 और 121 बनता है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं तो 0.248 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज तक आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन का ये पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस। देखिए इसमें जो वर्ड कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स यूज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जितने लेटर्स है उतना फैक्टोरियल ऊपर ले लें, और जितने इसमें रिपीट हुए हैं, क्या क्या रिपीट हुआ है, पी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स पी रिपीट हुआ है, और 2 टाइम्स एस रिपीट हुआ है। तो बाकी सारे वन सा टाइम ये रिपीट हुए हैं। जो जितने टाइम रिपीट हुए होते हैं उतने फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर देते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर है। बी पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर नॉट द सेम एज ईच अदर। फर्स्ट लेटर्स और लास्ट लेटर्स सेम नहीं होना चाहिए। हम उन चीज़ों की प्रॉपर्टी निकालते हैं जिसमें ये सेम है, वो देखते हैं क्या है कि अगर सेम हो तो फिर क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर पी पी ये सेम हो सकता है इसमें, क्योंकि पी पी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और एस एस 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। फर्स्ट टाइम भी ऐसा आ सकता है, दूसरे टाइम भी ऐसा आ सकता है। और क्या होगा, देखें कि अगर इनको फिक्स कर दिया जाए तो दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स बनते हैं। 7 फैक्टोरियल ले लें, और रिपीट कितने हुए, 2 2 फैक्टोरियल नीचे से डिवाइड कर दें तो टोटल 2520 ये बनते हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से हम एस एस को अगर फिक्स कर दें और दरमियान में हम जो लेटर्स हैं वो सारे लिख दें, और ये तो फिक्स हैं,
तो ये दरमियान में मिड में जो वैल्यूज बनती हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो 7 है। 7 फैक्टोरियल ऊपर कर दें तो ये p हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें इसको भी हमारा 20 ये हमारे पास लेटर्स बनते हैं। और ये टोटल जो बनते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम हैं वो टोटल जो बनते हैं वो 50-40 बनते हैं। मगर टोटल मिक्स कितने थे? टोटल हमारे पास ये थे। इसमें से ये वो हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, मगर हमें वो चाहिए जो सेम नहीं है। जो सेम वाले हैं अगर हम टोटल में से निकाल दें तो वो रह जाएंगे जिसमें ये फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम नहीं होता। Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word happiness in which the two P's are together and there are exactly 2 letters between the two S। मीन के ये वो कहता है कि 2 P's जो हैं वो एक दूसरे के साथ होने चाहिए, टुगेदर होने चाहिए, और 2 S के बिटवीन 2 लेटर्स होने चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं। इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो ये कि P इन 2 लेटर्स से 2 S से बाहर हो, ये केस भी बनता है। और एक ये कि 2 S के बिटवीन ये पेयर आ जाए। यानी उसने कहा था कि 2 S के दरमियान 2 लेटर्स हों तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, और 2 P इकट्ठे भी होने चाहिए, ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। इसमें भी 2 P इकट्ठे होने चाहिए, ये भी, और 2 S के दरमियान कोई 2 लेटर होने चाहिए, वो कोई और हो सकते हैं। तो ये 2 केसेस लहदा डिस्कस करके हम इनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे। देखें कि अगर ये 2 P इकट्ठे हों और ये 2 S, इनके दरमियान में कोई भी 2 लेटर्स हो सकते हैं। एक ये कि हमारे पास ब्लॉक बनता है और बाकी यहाँ इंडिविजुअल कोई भी 3 लेटर्स बाकी बचते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 9 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 आपस में शफल कर सकते हैं। तो 5P5 ये आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो ये एक नया केस बन जाएगा। यहाँ 2 जो हमने चूज़ करके रखने हैं वो 5 में से कोई चूज़ करके रखने हैं जो बच गए हैं। वो जो चूज़ करने वाला होता है वो 5C। इन बाकी ये देखें कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। इन में से 1 2 3 इन 3 में से कोई भी हम 1 2 3 4 5 इन 5 में से कोई भी हमने 3 चूज़ करके आप यहाँ रखते हैं, और ये जो 2 हैं इनको आप यहाँ परम्यूट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ये परम्यूट होते चले जाएंगे। तो इसका केस ये बनेगा। केस 2 में आप ये देखें कि आप 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बनते हैं हमारे पास। इन 6 ब्लॉक का फैक्टोरियल करेंगे तो ये बनेगा। तो ये जैसे चाहे शफल हो जाए तो नई अरेंजमेंट बनाएंगे, फिर शफल हो जाएंगे तो नई अरेंजमेंट बनाएंगे। ये टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल में आएगी। इसको आप 6P6 भी लिख सकते हैं। तो इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट पार्ट है 6 का, द 9th लेटर इन द वर्ड। The 9 letters in the word happiness are divided at random into a group of 5 and a group of 4। यानी ये जो 9 लेटर्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप में 5 लेटर्स हैं और एक ग्रुप में 1 2 3 4 लेटर्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पीज आर इन वन ग्रुप। दोनों पी किसी एक ग्रुप में हो सकते हैं और दोनों एस दूसरे ग्रुप में हो सकते हैं। तो इसके भी 2 केसेस बनेंगे। अगर दोनों P 5 वाले ग्रुप में चले जाते हैं तो ये केस बनेगा, दोनों P 4 वाले ग्रुप में चले जाते हैं तो ये केस बनेगा। तो अब आप ये देखें कि प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि दोनों P या तो एक ग्रुप में है और फिर दोनों एस दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। तो इसके दोनों केसेस को डिस्कस करके जो भी केसेस बनते हैं उन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। मगर यहाँ वो कह रहा है कि ग्रुप अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। जब ग्रुप की बात होती है, ग्रुप बनाने की, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं हम, क्योंकि ग्रुप के अंदर
एक अरेंजमेंट का होना ज़रूरी नहीं होता। तो आप ये देखें, 2 पी अगर एक इकट्ठे हो जाते हैं तो 5 बाकी 2 एस दूसरे में चले जाते हैं, तो कितने हमारे पास अदर लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 आप यहाँ चूज़ कर लें, बाकी 2 बचते हैं, 2 बाकी 2 में चले जाएंगे लेटर्स, तो इनका आप कैलकुलेट करेंगे 10 आएगा। दूसरे केस में आप देखें कि 5 लेटर्स टोटल हैं, 5 में से 3 आपने इसमें चूज़ कर लिए और बाकी जो बचे 2 वो दूसरे में चूज़ कर लिया आपने, और इनकी कैलकुलेशन भी 10 आ गई, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास 20 आता है। तो बात प्रोबेबिलिटी की है, तो फेवरेबल केसेस हमारे पास ये हैं, तो टोटल केसेस होते हैं 9। अब आप देखेंगे टोटल हमारे पास 9 लेटर्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस आप कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 9 लेटर्स हैं। आपने इसके 2 ग्रुप्स बनाए हैं, एक 5 का और एक 4 का, 5 और 4 के 2 ग्रुप्स बनाए हैं, और टोटल हमारे पास 9 है। तो 9C5 इंटू 9C4, अब 4C4। अब ये देखें कि टोटल हमारे पास 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से पहले ग्रुप में आपने 5 चूज़ किए, वो कोई भी हो सकते हैं, और बाकी जो 4 बच गए हैं वो दूसरे ग्रुप में से 4 के 4 दूसरे ग्रुप को चले जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। तो 20 को हम टोटल से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है।